नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। साथियों, आज सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ही बढ़िया सीजन है। थोड़ा सा पढ़ लो सुबह सुबह, उसके बाद में पूरे दिन छत के ऊपर तिल के लड्डुओं के साथ में आप जो है त्यौहार को मनाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ चीज़ें जरूरी है भैया। ठीक है, इस रीट आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दोगे, सब कुछ काम करना है। ठीक है, जो सब कुछ काम करने के साथ साथ ही मैनेजमेंट अच्छा करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, बाकी किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी पक्का मान के चलिएगा। ठीक है, चलिए साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका राजस्थान 360 एग्जाम पर मेरे प्यारे साथियों का। साथियों, ये चैनल डेडिकेट है आपके लिए आने वाली जो राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है, जैसे आप कह सकते हो कि जो भी आपके आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए डेडिकेट चैनल है साथियों ये। और ये चैनल जो है आपको लगातार सभी विषयों के लिए, जैसे सभी विषय कौन कौन से हैं, आपके हिस्ट्री हो गया, आपके पॉलिटी हो गया, आपके ज्योग्राफी हो गया, आपकी इकोनॉमिक्स हो गया, आपकी करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, इन सभी के लिए आपके साथ में बिल्कुल बेहतर तरीके से साथ है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको ठीक है, और इसी कड़ी में मैं विष्णु कुमार जांगेट आपके साथ हूँ। किसके लिए? आपके राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। लेट्स क्रैक आरपीएससी विद द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। साथियों, स्वागत है आपका और इसके लिए मैं विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक तो पढ़िए उससे जो उसने खुद ने एग्जाम पास किया हो। ठीक है, ठीक है, ये बात विशेष रूप से आप ख्याल रखिएगा, ये बात बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको ज्ञान कौन दे रहा है, श्री कृष्ण के समान है या फिर समझ गए उस मामा के समान है, किसके समान है? अब आप देख लो, मतलब डिस्ट्रॉय और डेवलपमेंट दोनों ही किससे, आपकी सलाह के ऊपर आधारित है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सलाह किसकी महत्वपूर्ण होती है। साथियों, यहाँ पर आप क्या है, इसकी जो हमारे प्लस कोर्सेज हैं उनकी कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? प्लस कोर्सेज के अंदर आप जो है 24/7 एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहली बात ये है, यानी 24 घंटे 7 दिन आप लगातार एक्सेस कर सकते हो। कैपेसिटी आपकी चाहिए, अनअकैडमी की कैपेसिटी बहुत लार्जेस्ट है, बहुत बड़ी है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दूसरी बात है, जब आप यहाँ प्लस कोर्स लेते हो तो आपको चॉइस मिलती है, यानी अब आपको मजबूरी से नहीं, आपको चॉइस से पढ़ने का मौका मिलता है। यानी आप जिस भी फैकल्टी से चाहते हो, जिस एजुकेटर से चाहते हो, उस एजुकेटर से पढ़ सकते हो। भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रहे हैं। साथियों, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है, ये बहुत सस्ता कोर्स होता है। सस्ता का मतलब क्या है? केवल 315 रुपये महीने के अंदर। साथियों, 200 रुपये महीना तो हम मोबाइल के अंदर रिचार्ज करवा लेते हैं। ठीक है, तो 315 रुपये महीना जो हमें पूरे हमारे करियर को बना देगा, हमें डेवलप कर देगा, हमें नौकरी लगा देगा। ठीक है ना, ये कोई ज़्यादा महंगी और ख़ास बात नहीं दिखती है मुझे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि 315 रुपये महीना यानी बहुत सस्ता है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर आपको जो स्टडी करवाया जाता है उस स्टडी के अंदर दम होता है। आप मेरी क्लास लेके देखिए, चैलेंज करता हूँ मैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है ना, किसी को भी कि आप मेरी क्लास लेके देखिए, 80 से 90% किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं मिले तब करना इस बात को। ठीक है, ये 100% श्योर है भाई। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट है आप पढ़ा क्या रहे हो, कंटेंट क्या है। तो मेरा कंटेंट में बहुत दम है, क्योंकि मैं अपडेट करता हूँ करंट अफेयर्स के साथ, मैं अपडेट करता हूँ राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से, मैं अपडेट करता हूँ इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से, और मैं अपडेट करता हूँ भारत सरकार की योजनाएं और राजस्थान सरकार की योजनाएं। जब इतना मैटर आपको देंगे तो क्वेश्चन बाहर कैसे जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई चांस नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर लाइव टेस्ट मिलता है आपको, डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, और भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, आप 24 मंथ्स के लिए जब कोर्स परचेज करते हैं तो यू हैव टू पे ओनली 8,400 रुपीज़ 24 महीने के लिए। अगर विष्णु 1 रेफरल कोड का यूज करते हैं तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ओके, और आपको कितना 7,506 रुपीज़ यानी केवल 315 रुपये पर मंथ आपको पे करना है, केवल 315 रुपये। ठीक है, तो साथियों जल्दी से इसको प्लस कोर्स परचेज कर लीजिए और अपने करियर बिल्डिंग की तरफ फोकस कीजिए, और मेरा रेफरल कोड है विष्णु 1। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। और देखो, कल तक हमने देखा था अरावली का लगभग पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज अरावली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है और इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्लेट्यू। ठीक है ना, राजस्थान के पठार, यानी राजस्थान के महत्वपूर्ण पठार। हेडिंग लगाइए आप, राजस्थान के महत्वपूर्ण पठार। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, राजस्थान के महत्वपूर्ण पठार। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये पठार क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, इन सब की चर्चा अब हम करने वाले हैं। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का। अब राजस्थान के जो महत्वपूर्ण पठार हैं, इन पठारों की जब हम चर्चा करें तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना है।
तो सबसे पहले एक आपको हमें छोटा सा मैप बनाता हूँ यहाँ पर राजस्थान का, और उस मैप के माध्यम से हम ये देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर हमारे क्या है पठार हैं। ठीक है, अगर इस राजस्थान के मैप की बात करें तो राजस्थान के मैप में देखो ये आपके अलवर वाला क्षेत्र है, और अलवर के अंदर 2 पठार है। ठीक है ना, ये कौन सा क्षेत्र है? अलवर वाला क्षेत्र है, और अलवर के अंदर 2 पठार है। इसका नाम है क्रौस का पठार और काकनबाड़ी का पठार। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं हम चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है। इस चित्तौड़गढ़ के अंदर 2 पठार है, एक आपका मेरसा का पठार है, एक आपके मानदेसरा का पठार है। उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं सिरोही जिले में। सिरोही जिले के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर 2 सबसे ऊंचे पठार है, जिसे आप उड़िया का पठार कहते हो, आबू का पठार कहते हो। उसके बाद में हम बात करें आपके उदयपुर में। उदयपुर के अंदर लासड़िया का पठार है, आप जानते हो। ठीक है ना, उदयपुर के अंदर गोगुंदा का पठार है, आप जानते हो, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो राजसमंद और उदयपुर के बीच में आप जानते हो बोराट का पठार है, उसके बाद में बोहमट का पठार है, उसके बाद में मेवल का पठार है। ये सारे के सारे पठार आपके कहाँ पर है? आपके राजस्थान के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा आप जानते हो शाहबाद का पठार आपके 12 में है। गंगाधर का पठार आपके कहाँ पर है? आपके जो है झालावाड़ के अंदर है। तो इन सभी पठारों की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये देखिए पठार होता क्या है। पठार सामान्य रूप से जो औसत ऊंचाई वाला सपाट भूभाग होता है। ठीक है ना, यानी पठार होता क्या है, अगर हम बात करें सामान्य रूप से, ठीक है ना, एक औसत ऊंचाई लिए हुए हो, यानी एक औसत ऊंचाई हो, सामान्य रूप से एक औसत ऊंचाई हो, और ऊपर क्या हो? बिल्कुल सपाट हो, यानी बिल्कुल प्लेन हो। ठीक है ना, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को हम पठार बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये डूंगर है, ठीक है ना, ये पहाड़ है, डूंगर डूंगरी बोलते हैं, और ये कुछ एरिया आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये बिल्कुल प्लेन सा एरिया दिखाई दे रहा है आपको इस क्षेत्र में, तो ये क्या हुआ? ये आपका पठार हुआ। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पठार। किसके लिए? आपके रिहायशी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, किले बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ज्योग्राफिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर घास के मैदान नहीं बनते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं। आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके पठार की। तो चलिए शुरू करते हैं, राजस्थान के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण पठार है इसकी चर्चा। तो देखो भाई, सबसे पहले नंबर 1 आप हेडिंग लगाइए और लिखिए उड़िया का पठार। क्या लिखना है भैया? उड़िया का पठार। और जो उड़िया का पठार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उड़िया का पठार। ठीक है, एक एक चीज़ की चर्चा करेंगे ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, और कमी कहीं नहीं आएगी, दबा के बढ़िया तरीके से आपको बेटर मिलने वाला है। सबसे पहले बात, ये कहाँ पर है? सबसे पहली बात तो ये आपके आबू में है। और आबू कहाँ पर है? आप जानते हो, आबू आपके सिरोही जिले के अंदर है। ऐसा जिला जिसको राजस्थान के एकीकरण के अंदर 2 बार के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, सिरोही जिले को। और गोकुल भाई भट्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी आपके जो है सिरोही को राजस्थान के अंदर इंटीग्रेटेड करवाने के लिए, या राजस्थान के अंदर मिलाने के लिए। ठीक है, उड़िया का पठार हो गया है ये। ठीक है ना, अब देखो इसकी कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? इसकी खास बात ये है कि आपका जो उड़िया का पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है भैया, ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। अब ऊंचा हुआ तो इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी बता दो गुरुजी। तो बिल्कुल भाई, ये भी देखिए, इसकी जो ऊंचाई है आपकी वो कितनी है? 1360 मीटर, यानी 1360 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और चौथी इसकी खास बात क्या है कि ये आबू के पठार से, या आप कह सकते हो कि आबू पर्वत से, कहाँ से? आबू पर्वत से ये 160 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 160 मीटर ऊंचा है। कहाँ से ऊंचा है? आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। और ये दोनों है कहाँ पे? ये दोनों उड़िया का पठार और आबू पर्वत, ये दोनों ही कहाँ पर है? ये आपके सिरोही के अंदर है। आप राजस्थान का मैप आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा ना, तो यहाँ पर ये आपके सिरोही है। ठीक है ना, तो यहीं पर आपकी क्या है? उड़िया का पठार स्थित है भाई। ठीक है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा भी गया है। इसी तरीके से हम नंबर 2 की बात करें तो दूसरा है आपका आबू पर्वत। ठीक है ना, यह आबू का पठार। क्या है ये? आबू पर्वत कह दो या आबू का पठार कह दो। तो देखो आबू का पठार क्या बोलता है। सबसे पहली बात तो ये है कहाँ पे? तो ये वहीं पर है जहाँ पर आपके आबू सिरोही में है, यानी ये सिरोही जिले के अंदर है। तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये सिरोही जिले के अंदर आ गया है भाई। ठीक है ना, आबू है, आप जानते हो आबू के नाम से अभयारण्य भी है जो जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। और वहाँ पर आबूएंसिस डिकिलपटेरा नामक ऐसी वनस्पति मिलती है जो पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलती, केवल यहीं पर मिलती है। ठीक है ना, और सदाबहार वनों के लिए फेमस है। 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर नक्की झील है जिसे आप जानते ही हो। तो ये आबू पर्वत है और ये सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है ना, आबू का पठार। अब देखो इसकी ऊंचाई कितनी है?
इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, ये देखना, इसकी ऊंचाई है आपकी 1200 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 1200 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है ना। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। और यहीं पर आपने नाम सुना होगा टोड रॉक, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा नन रॉक, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा टोड रॉक, नन रॉक, हॉर्न रॉक। हॉर्न रॉक, हॉर्न का मतलब होता है सींग और रॉक का मतलब होता है चट्टान, ठीक है ना, यानी सींग की तरह दिखाई देने वाली चट्टान। ये सब चट्टानें आपकी क्या है, यहीं पर आबू के पठार पर स्थित है, ठीक है ना। और इसकी जो आकृति है, ठीक है ना, इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति है गुंबदाकार, ठीक है ना, ठीक है ना, इसकी आकृति है, ठीक है ना। और ये बेथोलिथ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, बेथोलिथ का उदाहरण है। तो आप यूं कह सकते हो कि मान लो ये आपके उड़िया का पठार है, ठीक है ना, ये उड़िया का पठार है और ये आपके कौन सा पठार है, उड़िया का पठार है, ठीक है। और इस उड़िया के पठार के पास में ये देखो, ये कौन सा है, ये आबू का पठार है। कौन सा पठार है, आबू का। और ये जो ऊंचाई है ये 160 मीटर है। कितनी है, 160 मीटर। यानी उड़िया का पठार आबू के पठार से कितना ऊंचा है, 160 मीटर ऊंचा है। अब समझ में आ गई आपको। तो ये दो पठार आपके हमने देखे, एक तो उड़िया का पठार और एक आबू का पठार। और ये दोनों ही पठार कहाँ पर है, ये दोनों ही पठार आपके सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। अब आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो आपके राजस्थान का सिंह द्वार है, राजस्थान का सिंह द्वार, अलवर का मतलब क्या है, राजस्थान का स्कॉटलैंड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड, क्योंकि ये शराब के लिए फेमस है, ठीक है। और इसे ही क्या बोलते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार। इस अलवर के अंदर दो पठार है। एक पठार का नाम है आपके कांकनबाड़ी का पठार। कौन सा है, कांकनबाड़ी का पठार। तो ध्यान देना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कांकनबाड़ी का पठार है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला हो गया है। और दूसरा जो यहाँ पर एक पठार है उसका नाम क्या है, उसका नाम है यहाँ पे आपके दूसरा है क्रॉस का पठार। क्या नाम है, क्रॉस का पठार। तो ये जो कांकनबाड़ी का पठार और क्रॉस का पठार है, ये दोनों ही पठार कहाँ पर है, आपके अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में। तो इस बात का ध्यान देना आप, ये कांकनबाड़ी और क्रॉस का पठार है, बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको इन दोनों से रिलेट करके कि कौन सा अभयारण्य आपके सरिस्का के अंदर है, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा अभयारण्य आपके सरिस्का अभयारण्य के अंदर जो है कौन सा पठार है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि विराट नगर के पास में, कहाँ पर, विराट नगर जो है इसके पास के अंदर कौन सा अभयारण्य है, या बेराट जो सभ्यता है इसके पास में कौन सा अभयारण्य है। तो इसके पास में सरिस्का अभयारण्य है, इसके पीछे की तरफ। और यहीं पर आपके पठार कौन सा है, कांकनबाड़ी का पठार है, ठीक है। तो ये दोनों पठार है, ये ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तीसरी बात देखिए, आपका चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ की। अब चित्तौड़गढ़ के अंदर हम एक बात देख रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ पर दो तरीके के पठार हैं और दो यहाँ पर महत्वपूर्ण पठार भी हैं। एक का नाम है आपके मेसा का पठार। क्या नाम है, मेसा का पठार है। और जो मेसा का पठार है ये मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ में है। और आपके जो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो इसी पठार के ऊपर बना हुआ है। और दूसरा जो पठार है उसका नाम है मानदेसरा का पठार। क्या नाम है भाई, मानदेसरा का पठार। ये मानदेसरा का पठार जो है ना आपके भैंसरोडगढ़ की तरफ है। कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ की तरफ है। और यहाँ पर ही भैंसरोडगढ़ अभयारण्य बना हुआ है, ठीक है। तो ये मेसा का पठार और मानदेसरा का पठार ये एग्जाम में पूछा गया है, इनको याद रखिएगा। बिना याद रखे कुछ भी नहीं होने वाला है, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना आप, ठीक है। क्योंकि याद ही रखना सबसे महत्वपूर्ण है, बिना याद रखे कुछ नहीं होने वाला। आगे देखो, उदयपुर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम है लसाड़िया का पठार। क्या है, लसाड़िया का पठार। कई जगह आपको कोई भी किताब के अंदर लासड़िया का पठार भी लिखा हुआ हो सकता है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो पठार है ये आपके कहाँ पर है, ये आपके उदयपुर में है भैया। कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। और उदयपुर आप जानते हो माउंटेन और फाउंटेन का शहर है, झीलों की नगरी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये जो पठार है ये कहाँ पर है, ये जयसमंद के पास में है, जयसमंद के पास में है। और जयसमंद झील के बारे में आप जानते हो, ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम रूप से बनाई हुई मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, गोमती नदी पर बनी हुई है, ठीक है ना। महाराणा जयसिंह जी ने इसको बनवाया था। और यहाँ पर क्या है कि 7 बड़े टापू है। बड़े टापू का नाम बाबा का भाखड़ा, छोटे टापू का नाम प्यारी है, श्यामपुरा और भाट 2 नहरें निकाली गई है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपके जयसमंद झील के अंदर ही मिलती है, पता है आपको। और जयसमंद का दूसरा नाम क्या है, जयसमंद का दूसरा नाम है जलचरों की बस्ती। यानी यहाँ पर इतनी मात्रा के अंदर क्या है,
मतलब पानी के जीव हैं कि इन्हें क्या बोलते हैं, जलचरों की बस्ती बोलते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये जो जयसमंद जो है, जयसमंद झील इसके पूर्व की तरफ है, ये जयसमंद झील के पूर्व की तरफ, जयसमंद झील में पूर्व की तरफ है ये पठार। बात समझ में आ गई आपको, पूर्व की तरफ स्थित है ये पठार, ठीक है। और ये क्या है, एक कटा फटा पठार है, कटा फटा पठार है, यानी पूरा प्रॉपर रूप से बना हुआ नहीं है, वो इसका डेप्रिसिएशन हो चुका है, ये इसका अपर्दन हो गया है, ये घिस गया है, कटा फटा पठार है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पठार है। उसके बाद में और देखते हैं आगे, आगे हम देखते हैं, देखो उड़िया देख लिया हमने, मानदेसरा देख लिया, एक है आपको नाम सुना होगा ऊपर माल, ठीक है ना। क्या नाम है, ऊपर माल। देखो नाम ही क्या है, माल आप जानते हो, हाड़ौती के पठार, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ को क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं, याद है ना आपको। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ऊपर माल है, ठीक है। और ऊपर माल जो है ये कहाँ किसके बीच में है, ये बिजोलिया, यानी आपकी देखो राजस्थान की अगर बात करो तो भीलवाड़ा का एक जगह है जिसका नाम क्या है, बिजोलिया, ठीक है ना। ये बिजोलिया और बिजोलिया कहाँ का है, बिजोलिया है आपके भीलवाड़ा, ठीक है ना। और उसके बाद में दूसरा बिजोलिया से, या बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक, कहाँ तक, भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ आपके चित्तौड़गढ़ में है, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यानी बिजोलिया और भैंसरोडगढ़, इन दोनों के बीच में क्या है, ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में ऊपर उठा हुआ भाग है, ठीक है ना। ऊपर उठा हुआ ये भाग है भैया, ध्यान रखना इस बात का। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ऊपर माल बोलते हैं। अब भीलवाड़ा चित्तौड़ भी एग्जाम में आ सकता है, बिजोलिया भैंसरोडगढ़ भी एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, देखो ठीक है। आपको तो पता होना चाहिए, पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ये भी पक्का मान के चलो आप। इसके अलावा देखते हैं, ये आपके जो राजस्थान का मैप है, ठीक है ना। तो राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, राजस्थान की आकृति, ठीक है ना। पता ही है आपको, पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज, किसने बताई थी, T.H. हैडली ने बताई थी। तो यहाँ पर देखो ये आपके हाड़ौती का पठार दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस हाड़ौती के पठार के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये बारां डिस्ट्रिक्ट है, और इस बारां डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक पठार है, ठीक है ना। और इस पठार का नाम क्या है, साहबाद का पठार। क्या नाम है, साहबाद का पठार। और ये साहबाद का पठार कहाँ पर है, ये आपके बारां जिले के अंदर है, ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। राजस्थान के बारां में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता दूं मैं, लगभग 17 करोड़ वर्ष पहले एक उल्का पिंड आके गिरा था, ठीक है ना। और हाल ही के अंदर उसको वहाँ पर एक अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर भी है, और लगभग वो जो उल्का पिंड गिरा था उससे 4 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर पूरा खड्डा का निर्माण हो गया है। और अभी वहाँ पर यूरेनियम की प्राप्ति हो रही है, यानी जहाँ पर उल्का पिंड गिरते हैं वहाँ पर यूरेनियम की प्राप्ति संभवतः होती है, यानी कंफर्म नहीं है, 100% होती है, लेकिन सामान्यतः होती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट बनाई गई है, ठीक है ना। यानी जियोलॉजिकल रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये साइट है आपके, कहाँ पर, बारां जिले के अंदर है। और नाम क्या है, रामगढ़, जहाँ पर आज से लगभग 17 करोड़ वर्ष पहले एक उल्का पिंड आके गिरा था। ऐसा ही उल्का पिंड आपके महाराष्ट्र में भी गिरा था, जिससे एक झील का निर्माण हुआ था, उसका नाम है लोनार झील। और लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और उसको हाल ही के अंदर किस में साइट किया गया है, शामिल किया गया है, रामसर जो साइट है, रामसर जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर उसे शामिल किया गया है। ये भी बात करेंगे जब सांबर झील आएगी कि रामसर साइट क्या है। और वर्तमान में लगभग 42 के आसपास रामसर साइट हो गई है, पहले 27 थी, फिर 37 हो गई, और वर्तमान में उसको बढ़ाकर कितनी कर दी है, 42 कर दी है। यहाँ से भी प्रश्न पूरा आएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे ही हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे तब रामसर साइट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये शाहबाद का पठार हो गया। उसके नीचे यहाँ पर क्या है, ये आपके झालावाड़ है, और झालावाड़ के अंदर एक पठार है जिसका नाम है डग गंगधर का पठार। क्या नाम है, डग गंगधर, ठीक है ना। गंगाधर का तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। और गंगाधर का मतलब शक्तिमान, यानी शक्तिमान और गंगाधर एक ही है। ये बात अगर गीता को पता लग गई तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। इसी बात को लेकर बड़ा टेंशन में रहते थे लोग बात, ठीक है। गीता को पता लग गया तो क्या होगा कि शक्तिमान और गंगाधर एक ही है, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा नाटक भी था भाई, छोटी छोटी बातें बताता था आपके शक्तिमान, जो बड़े काम की होती थी, याद है कि नहीं। अगर उसमें से कुछ भी फॉलो करते हैं तो वो भी महत्वपूर्ण बात है। तो डग गंगाधर का पठार कहाँ पर है, आपके झालावाड़ जिले में है। कहाँ पर है भैया, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है डग गंगाधर का पठार। तो ये दो पठार हो गए आपके, शाहबाद का पठार और डग गंगाधर का पठार, ठीक है।
तीसरा पठार देखिए आप, ये उदयपुर वाला एरिया है और इस उदयपुर वाले एरिया में यहाँ पर एक बहुत बड़ा पठार है और इस पठार को आप बोलते हो गोगुंदा का पठार। क्या बोलते हो? गोगुंदा का पठार, ठीक है ना, गोगुंदा का पठार। ये जो गोगुंदा का पठार है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात, ये कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये सबसे पहली बात हुई। दूसरी बात क्या है? ये राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है। किसका? राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है, यानी आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा विस्तृत पठार है, यानी सबसे ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। और इसका एरिया है 6000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 6000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ पठार है ये। तो देखो दो प्रश्न अलग अलग बन रहे हैं यहाँ पे। क्या अलग अलग बन रहे हैं? एक तो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जिसका नाम क्या है? उड़िया का पठार, जो कहाँ पर है? आबू में है। एक आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा पठार, यानी सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड, सबसे ज़्यादा फैला हुआ, सबसे ज़्यादा विस्तृत जो पठार है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? आप जानते हो, उसका नाम गोगुंदा का पठार है, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। यहाँ से बहुत सी नदियाँ निकलती है, चिंता मत करो, सब आने वाला है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आपके ड्रेनेज सिस्टम ही होगा। उसके बाद में देखिए गंगाधर हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक पठार और है जिसके बारे में आपको देखना जरूरी है। वो पठार क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके 3 पठार और हैं, हालांकि मैंने उनका नाम आपको बता दिया है पहले ही, लेकिन फिर भी एक बार देखिए उनका क्या महत्वपूर्ण है उन पठार का। और आपने नाम सुना होगा, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। कई बार एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं, उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो भाई, नाम सुना होगा आपने राजसमंद का, ठीक है ना। जो राजसमंद है और उसके नीचे उदयपुर है, ठीक है ना, और उसके नीचे डूंगरपुर है और सबसे नीचे हमारे जो है बांसवाड़ा वाला एरिया है। तो देखो भाई, ये आपके यहाँ पे राजसमंद है। क्या है? राजसमंद। ये राजसमंद है और इसके नीचे एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है आपके उदयपुर। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? तो राजसमंद और उदयपुर, इसके बीच में एक पठारी क्षेत्र है और इस पठारी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भोराट का पठार। क्या बोलते हैं? भोराट का पठार, ठीक है ना, भोराट का पठार। अब ये कई बार क्या होता है, अरावली क्षेत्र का हिस्सा भी मानते हैं इसे, कि द एरिया बिटवीन दी राजसमंद एंड उदयपुर दैट नोन एज ए प्लेटी ऑफ भोराट और द पार्ट ऑफ द अरावली, ठीक है। उदयपुर के जस्ट नीचे आप देखते हो, उदयपुर के जस्ट नीचे यहाँ पर एक आपके डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में जो है आपका एक क्या है, यहाँ पे एक पठारी क्षेत्र है जिसे आप क्या बोलते हो? भोमट का पठार। क्या बोलते हो भैया? भोमट का पठार। भोमट बोलते हो या फिर भोमट बोलते हो, ठीक है ना, भोमट या भोमट का पठार। ये कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में है। अब डूंगरपुर और यहाँ पर एक और जिला आता है जिसका नाम है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है भैया? बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा जो है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में भी एक पठारी क्षेत्र है और इस पठारी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? इस पठारी क्षेत्र को आप जानते हो मेवल के नाम से। किस नाम से जानते हो भैया? मेवल के नाम से जानते हो, ठीक है ना। यानी एक ये ऐसा एक डेंस एरिया है जहाँ पर वन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सागवान के वन है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और बिल्कुल डेंस एरिया है, बिल्कुल ऐसे जंगली टाइप का बिल्कुल एरिया है। इसे बोलते हैं मेवल। कई बार इसे जो है आपके प्लेटिव क्षेत्र में भी काउंट कर लेते हैं कि एक पठार नुमा हिस्सा है और एक पठारी क्षेत्र है, अरावली का भाग है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। इसे मेवल बोलते हैं। ध्यान रखना, मेवात कहाँ पर है? मेवात कहाँ पर है आप जानते हो, कल मैंने आपको बताया था। आपके अलवर वाला जो क्षेत्र है उसमें और आपका जो भरतपुर वाला क्षेत्र है उसमें आपके क्या है? मेवात स्थित है, ठीक है ना, अलवर और भरतपुर में, ठीक है ना। और यहाँ पर मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया है, ध्यान रखना इस बात का। जो अलवर और भरतपुर की कुछ 3 जो है, अलवर की 8 और भरतपुर की 3 पंचायत समितियों के अंदर चलाया गया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो ये हो गया भैया भोराट का पठार, ये हो गया आपके भोमट का पठार, ये हो गया मेवल क्षेत्र, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर बिल्कुल पूछा जाएगा तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ये। तो देखो भैया, हमने लगभग कितने पठार देख लिए हैं? देखो, हमने देखा उड़िया का पठार, हमने देखा आबू का पठार। सबसे ऊंचा पठार पूछे तो उड़िया का पठार है, सबसे बड़ा पठार पूछे तो गोगुंदा का पठार है। सिरोही में कितने पठार हैं? 2, उड़िया और आबू। आबू की
से कितना ऊंचा है उड़िया का पठार? 160 मीटर ऊंचा है। उड़िया की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर ऊंची है। हॉर्न रॉक, टॉड रॉक, नन रॉक, नक्की झील किसके पास में है? आबू के पठार के पास में है। ठीक है, जो कहाँ पर है? सिरोही में है। नंबर 3 हमने देखा था जो है अलवर के अंदर, ठीक है, कौकनबाड़ी का पठार। नंबर 4 क्रॉस का पठार। चित्तौड़गढ़ के अंदर मेसा का पठार और मानदेसरा का पठार। ठीक है ना, यानी 6 पठार देख लिए। फिर हमने देखा था 7वां पठार लासड़िया का पठार। फिर हमने देखा था ऊपरमाल का पठार। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था शाहबाद का पठार। ठीक है ना, 9 नंबर पे। फिर हमने 10 नंबर पे देखा था डग गंगदर का पठार। 11 नंबर पे देखा हमने गोगुंदा का पठार। 12 नंबर पे देखा हमने बोराट का पठार। 13 पे देखा बोमट का पठार। नंबर 14 पे देखा हमने मेवल का पठार। ठीक है, और नंबर 15, एक बात का और ध्यान रखना, नंबर 15 एक आपके पठार है जिसे आप बोलते हो पीडमांड का पठार। क्या बोलते हो? पीडमांड का पठार। ठीक है ना, पीडमांड का पठार। ये जो पीडमांड का पठार है ना भाई, ये पीडमांड का पठार कहाँ पर है? ये आपके राजसमंद में है। कहाँ पर? राजसमंद में। ध्यान देना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि पीडमांड का पठार कहाँ पर है। ये आपके राजसमंद में है। बात समझ आई होगी आपको और चीज़ें समझ में भी आई होगी। ठीक है ना, तो देख लिया आपने, ये राजस्थान के प्रमुख पठार हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। मुख्य रूप से आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पठार है और कहाँ पर है, बस इससे ज़्यादा कुछ पता रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पठार हुए। अब पठारों के बारे में अगर वर्तमान में बात करें ना, तो इनका महत्व क्या है? ठीक है ना, तो क्या महत्व है? सबसे पहली बात, ये क्या है? आपकी भौगोलिक संरचनाएं हैं। क्या है ये? भौगोलिक संरचनाएं हैं। ठीक है ना, यानी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होते हैं ये। ठीक है, ये किसके क्षेत्र में काम में आ सकते हैं? ये आपके पर्यटन के क्षेत्र में भी काम में आ सकते हैं, ये आपके निवास के क्षेत्र में भी काम में आ सकते हैं, ये आपके जो है जैव विविधता के क्षेत्र में भी काम में आ सकते हैं। ठीक है ना, कि हम जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, निवास के क्षेत्र में हो गया, पर्यटन हो गया। ठीक है ना, और आपके जो सांस्कृतिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कई जो आपके जनजातियाँ होती है वो इसी क्षेत्रों में निवास करती है ज़्यादातर। ठीक है, और इनको बचा के रखना जरूरी होता है। ठीक है ना, क्योंकि वर्तमान में इनकी इतनी सारी समस्या भी है। क्या समस्याएं हैं? कि इनका क्या हो रहा है? अपर्दन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? अपर्दन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको रोकना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पर जो खुदाई के कार्य हैं या फिर ऐसे कंस्ट्रक्शन के जो वर्क है जो इनको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। ठीक है ना, यानी अवैध खनन पर रोक लगानी चाहिए। रोक हो किस पे हो? अवैध खनन के ऊपर रोक होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे एक दिन पूरे पठार समाप्त हो जाएंगे ना हमारे, फिर हम क्या करेंगे? अरावली, वैसे अरावली जब बनी थी उस समय इसकी ऊंचाई 2700 मीटर थी और अभी 927 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 927 मीटर। तो देखो कहाँ 27 और कहाँ 900, यानी 1800 जो मीटर की ऊंचाई को तो हमने डेप्रिसिएशन कर दिया है, और बाकी जो रही है वो हमने मानवीय कारणों से उसको तोड़ दिया है। ठीक है ना, अभी हाल ही केंद्र हरियाणा सरकार ने बताया है कि अरावली का कुछ क्षेत्र है उसको आप तोड़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्यों तोड़वा रहे हो, ये तो पहले ही टूट गई है सारी की सारी अरावली। ठीक है ना, करंट अफेयर भी ध्यान रखा करवा। तो इस वजह से वो जो अरावली वाला क्षेत्र है वो ये पूरा अरावली का ही क्षेत्र है। ये पीडमांड के पठार वगैरह, इस पर अवैध खनन बहुत ज़्यादा होता है। इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए और इनका क्या करना चाहिए? इनका संरक्षण करना चाहिए और संवर्धन करना चाहिए। संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए जिससे ये बचे रहें और जो हमारे सतत विकास की अवधारणा है, कौन सी? सतत विकास की अवधारणा, ये बिल्कुल बनी रहे। सतत विकास का मतलब क्या होता है? यानी हम वर्तमान के अंदर जो आपके जो भी खनिज है या जो भी चीज़ें हैं उनका इस तरह से यूज करें कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, लेकिन हम भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर करें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सब के ऊपर हमने अधिकार कर लिया। ठीक है ना, सब कुछ चीज़ों का हम ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो सतत विकास नहीं होगा। ठीक है ना, यानी सतत विकास का मतलब क्या हुआ कि वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या है? आपका सतत विकास है। ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल है, इसको कम खर्च करो ना भाई, थोड़े दिनों बाद में 30-40 साल बाद में खत्म हो जाएगा ये। हालांकि तभी तो भारत सरकार क्या कर रही है? पूरा का पूरा फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पर, यानी जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा है उसके ऊपर फोकस कर रही है। आपके बड़ला सोलर पार्क बना है हाल ही के अंदर, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 10,000 मेगावाट के एक जैसलमेर के अंदर नोक जगह पर 10,000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का क्या किया है? मतलब सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रीवा मध्य प्रदेश के अंदर 750 मेगावाट का सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है।
30,000 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है आपके कच्छ के अंदर, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्लांट होगा 2022-23 तक उसका कार्य पूरे होने की संभावनाएं हैं। तो ये फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने पेरिस जो COP21 था, जो पेरिस के अंदर 2015 में हुआ था, उसके अंदर हमने वादा किया था कि हम 2030 तक हमारी जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उसका 30 से 40% हम जो है आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या नवीकरणीय सोर्स से प्राप्त करेंगे। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है आपके दिल्ली के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर उसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच के लगभग 100 से ज़्यादा देशों ने सिग्नेचर कर दिए हैं पार्टनरशिप के लिए। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं भैया, ठीक है। तो इस तरह से ये राजस्थान के हमने क्या देखे, बेहतर तरीके से हमने पठारों के बारे में चर्चा कर ली है। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करते हैं आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे? आपके ईस्टर्न प्लेन की बात करेंगे, पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देखो ये है आपका ईस्टर्न प्लेन, ठीक है ना, ईस्टर्न प्लेन। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि राजस्थान का निर्माण जिस GT से हुआ था, GT का मतलब, G का मतलब क्या है गोंडवाना लैंड, T का मतलब क्या है 33 सागर। गोंडवाना लैंड के दो भाग थे, आपका एक अरावली माउंटेन और एक आपका प्लेटी ऑफ हाड़ौती यानी हाड़ौती का पठार। 33 सागर के दो भाग थे, एक आपका मरुस्थल वाला भाग था और एक आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र था, ठीक है ना, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो अब हम किसकी चर्चा करेंगे? पूर्वी मैदानी क्षेत्र की। अब हमें ये तो पता है कि राजस्थान का नवीनतम भूभाग है ये, राजस्थान का क्या है? नवीनतम भूभाग है, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या नदियाँ बहती है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ईस्टर्न प्लेन वाला ये जो आसमानी कलर का जो एरिया है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, नीचे देखो आप, ठीक है ना। यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम क्या है? माही नदी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक नदी बहती है साथियों जिसका नाम क्या है? बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी। और यहाँ पर एक नदी बहती है साथियों जिसका नाम क्या है? आपके बाणगंगा नदी। क्या है? बाणगंगा नदी, ठीक है। और ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, जो 84गढ़ चित्तौड़ से एंटर करती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है और उसके बाद में आगे चली जाती है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है चंबल नदी। क्या नाम है भैया? चंबल नदी। तो देखो ये जो आपका एरिया है, यानी इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, माही नदी का मैदान, बनास और बाणगंगा का मैदान और चंबल नदी का मैदान, ठीक है। इसको हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग हुए? माही नदी का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान और तीसरा हुआ आपके चंबल नदी का मैदान। तो देखो भाई इन तीनों को ही हम पूर्वी मैदान में शामिल करते हैं। अब आप बोलोगे साहब दक्षिण के अंदर जो माही नदी वाला एरिया है वो क्यों? पर माही नदी भी तो आपके साथ में अवसाद लेके आती है अपने साथ में, और अवसाद को जमा करती है और एक मैदान का निर्माण करती है जहाँ पर हम चावल की और मक्का की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, ठीक है। जो चंबल नदी वाला काली मिट्टी वाला क्षेत्र है वहाँ पर हम कॉमर्शियल क्रॉप यानी वाणिज्यिक कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, जिसके अंदर मसाले हो गए, ठीक है ना, आपके कपास हो गया, ठीक है ना, आपके गन्ना हो गया, आपके संतरा हो गया, आपके अफीम हो गया, इस प्रकार की वहाँ पर खेती ज़्यादा करते हैं। तो वो वाणिज्य कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बनास और बाणगंगा बेसिन आप जानते हो, इस पूरे एरिया के अंदर जलोढ़ मिट्टी है, जैसे आपके अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर वाला एरिया, ठीक है ना, भीलवाड़ा वाला एरिया, अजमेर वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो है राजसमंद तक का पूरा एरिया जो है आपके एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कृषि कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में किए जाते हैं, बात समझ रहे हो ना आप, यहाँ पर कृषि कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में किए जाते हैं। तो इसी की क्या करेंगे, इसी की हम चर्चा करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो इस तरह से ये नवीनतम भूभाग है। अब आप समझ गए होंगे ये जो एरिया है ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी चर्चा हम क्यों करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और आप ये भी जानते हो कि ये जो आपका पूर्वी मैदान है, इस पूर्वी मैदान की अगर हम कुछ बात करें तो इस पूर्वी मैदान के अंदर जो है महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये पूर्वी जो मैदान है, ठीक है ना, इसको अभी रोकते हैं, बनास नदी मैदान को पूर्वी मैदान, ठीक है ना। इस पूर्वी मैदान की 2-4 चीज़ें ध्यान रखिएगा। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है ये? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 23% है, ठीक है। यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? यहाँ पर लगभग 39% क्या है? जनसंख्या निवास करती है आपके पूरे भारत की, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जनसंख्या निवास करती है कितने परसेंट? 39%, ठीक है। ये इसके अंदर लगभग कितने जिले शामिल हैं? आपके मैदानी क्षेत्र की हम बात करें तो लगभग यहाँ पर
10 जिले शामिल हैं। कितने? 10। यहाँ पर कौन सी मृदा मिलती है या किस प्रकार की यहाँ पर मिट्टी मिलती है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपके एलुवियल सोइल मिलती है, यानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है। और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? आप जानते हो यहाँ की जो जलवायु है भैया, वो जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। कैसी है? आर्द्र जलवायु। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? यहाँ पर वर्षा होती है लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास। कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। तो ये पूरी मैदान की कुछ खास बातें हैं। क्षेत्रफल लगभग 23% है, पॉपुलेशन लगभग 39% है, जिलों की संख्या 10 है, मृदा यहाँ पर जलोढ़ है, जलवायु यहाँ की आर्द्र है, वर्षा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? ये बात समझ आ रही है आपको? ये है आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब हम इसकी थोड़ी विशेष रूप से चर्चा करते हैं। जो पूर्वी मैदान का विशेष बात है उसके बारे में ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी क्षेत्र शामिल होते हैं इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, इसका निर्माण काल अगर आपसे पूछे कि ये कौन से काल में बना था, तो इसका जो निर्माण काल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका जो निर्माण काल है ये है प्लीस्टोसीन काल। कौन सा? प्लीस्टोसीन काल। ठीक है ना? कौन सा काल है? प्लीस्टोसीन काल है ये। ठीक है। तो ध्यान देने की बात है, आपका जो मरुस्थल वाला एरिया था, जो मरुस्थल वाला क्षेत्र था, वो भी प्लीस्टोसीन काल के अंदर बना था। यानी प्लीस्टोसीन काल का जो पहला फेज था उसके अंदर बना क्या? आपके मरुस्थल। अब ये भी पहले लगभग ऐसा ही एरिया था, लेकिन इस एरिया में हुआ क्या? नदियों के प्रवाह हुआ। यहाँ पर बड़ी नदियाँ बहती है। अब वहाँ देखोगे तो केवल एक लूणी नदी बहती है, और लूणी नदी के क्षेत्र में भूरी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र में देखो आप, सारी की सारी लगभग सभी नदियां आपके इसी क्षेत्र के अंदर बहती है। अब जब नदियां बहती है तो अपने साथ में अवसाद लेकर जमा कर रही है ना, इसीलिए ये जो प्लीस्टोसीन काल है उसके पहले फेज में आपके बना कौन? आपके मरुस्थल। अब वहाँ पर नदियाँ नहीं है इसलिए वो वैसा का वैसा रहा, और इसी क्षेत्र में बना ये। अब यहाँ पर नदियाँ आज भी बहती है, यानी नदियाँ प्रत्येक वर्ष बहती है और अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, यहाँ पर जमा करती है। इसीलिए ये प्लीस्टोसीन काल के अंदर बना हुआ है और राजस्थान का सबसे नवीनतम भूभाग माना जाता है। समझ आई बात आपको? राजस्थान का क्या माना जाता है? नवीनतम भूभाग माना जाता है चारों भूभाग में से, जिसका एरिया 23% है, जहाँ पर पॉपुलेशन 39% रहती है। अब आप बोलोगे साहब 23% क्षेत्र में 39% कैसे? क्योंकि जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है, क्या मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। उस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है। जब वो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है तो वहाँ पर कृषि कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन से कार्य? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब जब कृषि कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से लोगों को जो आर्थिक संपन्नता है वो आर्थिक संपन्नता आपके ज़्यादा मिलती है और आसान तरीके से मिलती है। और इस क्षेत्र में जो है ना, गहन कृषि कार्य किए जाते हैं, गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब क्या होती है? एरिया कम होते हैं, ठीक है ना, जैसे 10 बीघा ही होता है, 50 बीघा नहीं होता, और उसके अंदर 3-3 फसलें लेते हैं। रबी की फसल भी उगा रहे हैं, ठीक है ना, खरीफ की फसल भी उगा रहे हैं और जायद की फसल भी उगा रहे हैं। 3-3 फसल लेते हैं, यानी पैसा कमाने मतलब जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ रोटेशनली बहुत बढ़िया करते हैं। वो गहन कृषि होती है, जिससे उस क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, उस क्षेत्र की जो इकोनॉमी है वो अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे सामाजिक स्तर के अंदर उत्थान होता है, आपके राजनीतिक जीवन में उत्थान होता है, और आपके जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन बढ़िया मिलती है। इसलिए लोग जो है अधिकतर वहाँ निवास करना पसंद करते हैं जहाँ पर कृषि कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में कर सकें। आज की ही बात नहीं है, आज से लगभग 2500 साल पहले जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो भी किसके नदी के? वो भी आपके सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे बसी थी। ठीक है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो बिना नदी के किनारे बसा था। आपके देखो आहड़ सभ्यता, आपके राजस्थान की बात करें तो बेड़च नदी के किनारे थी। गणेश्वर सभ्यता जो आपकी किस नदी किनारे थी? आपकी कांतली, जो आपके गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी किनारे है। सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे है, ठीक है ना। आपकी गग्गर नदी किनारे कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है ना। तो ये सभी जो सभ्यताएं हैं, लगभग सभ्यताएं आपके नदियों के किनारे ही बसती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी नदियाँ, इसलिए नवीनतम मैदान है और सबसे महत्वपूर्ण एरिया भी है। यानी अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाला एरिया कौन सा है और सबसे महत्वपूर्ण जो है कौन सा भौतिक भूभाग है, तो ये है पूर्वी मैदान, सबसे इम्पोर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। आप एरिया देखो ना, जयपुर देखो, आप अलवर देखो, भरतपुर देखो, करौली देखो, सवाई माधोपुर देखो, दौसा देखो, ठीक है ना, टोंक देखो, अजमेर देखो, भीलवाड़ा देखो, ठीक है ना, ये सब के सब क्षेत्र इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। नीचे आप मेवाड़ में राजसमंद देखो, अजमेर भीलवाड़ा देखो, उदयपुर वाला भाग देखो, सब इसके अंदर आते हैं और सबके अंदर बढ़िया मात्रा में कृषि कार्य होता है। ठीक है, अब देखो इस क्षेत्र के अंदर जो सिंचाई होती है ना, पूर्वी मैदान की बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पूर्वी मैदान के अंदर जो सिंचाई होती है वो सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे होती है? कुओं और नलकूप से, यानी कुएं व नलकूप, कुएं और नलकूप से सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? सिंचाई होती है यहाँ पर, ठीक है ना। और इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? इसका जो निर्माण है वो गंगा की सहायक नदियों के द्वारा, गंगा की सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ध्यान रखना, द्वारा निर्मित है, ठीक है। यानी इसका जो फॉर्मेशन है वो आपके गंगेटिक जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है ना, उसकी सहायक नदियाँ, क्योंकि आप चंबल नदी कहाँ जाकर मिलती है? यमुना में। यमुना कहाँ मिलती है? गंगा में। बाणगंगा कहाँ मिलती है? आपकी यमुना में। और आपकी जो बनास है ये कहाँ मिलती है? आपकी यमुना में मिलती है, ठीक है। तो गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। पिछली बार पटवारी के अंदर ये प्रश्न आया था स्टेटमेंट वाले एक प्रश्न के अंदर, ठीक है ना, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि आपका जो पूर्वी मैदान है वो सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। तो वो वहीं पर गलत हो गया, क्योंकि ये गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। सिंधु का इसके अंदर कोई संबंध नहीं है। बात समझ रहे हो? सिंधु नदी का कोई संबंध इसमें नहीं है भैया, ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे चलते हैं। इसके अंदर ये हो गया सिंचाई और इसका निर्माण। अब इसके जो 3 भाग हैं, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं बनास नदी का जो बेसिन है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि बनास बेसिन क्या बोलता है, ठीक है। तो बनास की अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो आप जानते हो बनास नदी का जो उद्गम है, ठीक है ना, वो आपके राजसमंद जिले से होता है। किससे होता है? राजसमंद जिले से होता है। उसके बाद में ये 6 जिलों में बहती हुई आपकी इस जगह तक जाती है। यानी ये जो नदी है आपके, ये किस में मिलती है? ये चंबल के अंदर मिलती है। बनास नदी किस में मिलती है? चंबल के अंदर मिलती है, ठीक है। तो ये है बनास नदी का मैदान। तो हम अब पहला स्टडी करेंगे बनास और बाणगंगा का मैदान। इसे क्या बोलते हैं? बनास और बाणगंगा का मैदान बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में देखेंगे कि बनास और बाणगंगा का मैदान क्या है, कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे काम करता है। तो देखो भाई, ये हो गया है आपका पहला पॉइंट। अब देखते हैं इसके अंदर। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपके बनास जो नदी है, ये आपके राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में बहती है। कहाँ बहती है? बनास की अगर हम बात करें तो बनास नदी जो है कहाँ बहती है? इसका बहाव 6 जिलों के अंदर होता है। यानी ये कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों के अंदर बहती है आपके बनास नदी, ठीक है। अब ये 6 जिले कौन से हैं? ये देखो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि मान लो आपके ये नदी है, ठीक है, ये 6 जिलों के अंदर बह गई। कौन कौन से जिले हैं? राजसमंद से तो ये नदी निकलती है, आप जानते हो। तो एक तो जिला हो गया राजसमंद, ठीक है। उसके ऊपर जो है आपके जिला हो गया आपके चित्तौड़गढ़, ठीक है। उसके ऊपर हो गया आपके चित्तौड़, फिर हो गया आपके भीलवाड़ा, ठीक है। उसके बाद में हो गया आपके अजमेर, ठीक है। उसके बाद में हो गया आपके टोंक, और उसके बाद में हो गया आपके सवाई माधोपुर। यही 6 जिले हैं, ठीक है ना। सवाई माधोपुर, जब नदी का स्टडी करते हैं तो भी हम इन्हीं 6 जिलों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया और भीलवाड़ा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में अजमेर हो गया, टोंक हो गया और सवाई माधोपुर हो गया। यानी आरबीसी को आपने जब रक्त के बारे में पढ़ते हैं हम साइंस के अंदर कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तब हम देखते हैं कि जो आपके राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा वाला एरिया है, ठीक है ना, वो पहला है। उसके बाद में एटीएस, ठीक है ना, एटीएस का नाम आपको याद रह जाएगा। यानी आरसीबी और एटीएस, इन 6 जिलों के अंदर ये नदी बहती है। इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इसके आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांट दिया है भैया। कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में। ये लो, ये हमने 2 भागों के अंदर इसको बांट दिया है। जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है ना, यानी बनास और बाणगंगा के मैदान को हमने सबसे पहले हम देख रहे हैं बनास का मैदान, उसके बाद देखेंगे हम बाणगंगा का मैदान। बनास का मैदान
जो है 6 जिलों के अंदर फैला हुआ है और इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है। नीचे वाला जो भाग है इसे हम बोलते हैं मेवाड़ का मैदान। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का मैदान। ध्यान देना भाई, मेवाड़ का मैदान। क्या बोलते हैं भैया? मेवाड़ का मैदान बोलते हैं। ये जो मेवाड़ का मैदान है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी देख लो। ये जो एरिया है, यानी इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर जो मिट्टी मिलती है आपके, वो आपके भूरी जलोढ़ या जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़, ठीक है ना। और भूरी जलोढ़ यानी ब्राउन एलुवियल सॉइल, भूरी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। अब देखो, अब जब ये वाला पूरा एरिया में पूरे में मिट्टी मिलती है ये वाली, तो यहाँ पर जो कृषि कार्य है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, वो क्या होंगी? वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया इसका सब डिवाइडेशन मेवाड़ का मैदान। दूसरा, जो ये अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर का एरिया है, इस एरिया का जो मैदान है, इस मैदान को हम बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान। क्या बोलते हैं भैया? मालपुरा करौली का मैदान। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? मालपुरा करौली का मैदान बोलते हैं भैया, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये है आपके मालपुरा करौली का मैदान, यानी मेवाड़ का मैदान हो गया, मालपुरा करौली का मैदान हो गया, ठीक है ना। ये दोनों किसके भाग है? बनास के मैदान के भाग है, ठीक है। जबकि ये पूरा मैदान का नाम क्या है? बनास बाणगंगा का मैदान। आ रही है बात समझ में आपको? बनास बाणगंगा का मैदान पूरे मैदान का नाम है। तो अब देखो एक बार, बनास बाणगंगा का मैदान हो गया। अब इसके अंदर बनास का मैदान हमने देखा कि राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, यहाँ पर जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है इसको मेवाड़ का मैदान कहते हैं। उसके ऊपर वाला जो अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उस मैदान को मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। मालपुरा कहाँ पर है? टोंक जिले के अंदर स्थित है मालपुरा, ठीक है। ये पूरी तहसील उपखंड है मालपुरा जो टोंक जिले में है, और यहाँ पर करौली का मैदान है, यानी मालपुरा करौली का मैदान आपके ऊपर वाला भाग है। ये तो हो गया भाई बनास का मैदान। इसका ही उप विभाग है जिसे आप बोलते हो बाणगंगा का मैदान। क्या बोलते हो भैया? बाणगंगा का मैदान, ठीक है, यानी प्लेन ऑफ बाणगंगा। ये जो बाणगंगा का मैदान है ना, प्लेन ऑफ बाणगंगा, ये भी कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल सीधा सिंपल थ्योरी है। यहाँ पर एक पहाड़ियाँ है जिसे आप बोलते हो बेराट की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। इन बेराट की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और ये नदी आपके कहाँ पर बहती है? सबसे पहले आपके जयपुर में बहती है, उसके बाद में आपके दौसा में बहती है, ठीक है, उसके बाद में आपके भरतपुर में बहती है ये नदी, ठीक है। उसके बाद में निकल जाती है आगे और यूपी में जाकर आपके यमुना नदी के अंदर ये मिल जाती है, ठीक है। उसको छोड़ो अभी। अब देखो जयपुर के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम क्या है? जमुआ रामगढ़ बांध। क्या नाम है? जमुआ रामगढ़ डैम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दौसा के अंदर 2 डैम बने हुए हैं इस नदी के ऊपर। एक डैम का नाम है आपके माधो सागर। क्या नाम है? माधो सागर, ठीक है। और जो दूसरा डैम है इसका नाम है आपके रेडियो सागर। क्या नाम है? रेडियो सागर, ठीक है। तो एक हो गया आपके माधो सागर, एक हो गया आपके रेडियो सागर। भरतपुर में एक डैम बना हुआ है इस नदी के ऊपर जिसका नाम है आपके अजान डैम, ठीक है ना। कौन सा? अजान डैम। अब देखो ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये नदी जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार लेके चलती है, अपने साथ में पानी लेके चलती है, ठीक है। और इस पूरे एरिया के अंदर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? कृषि कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसीलिए तो इस बाणगंगा के मैदान को सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो राजस्थान में बाणगंगा का मैदान मुख्य रूप से कहाँ पर फैला हुआ है? जयपुर, दौसा और भरतपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे बात समझ में। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख डैम हैं? जमुआ रामगढ़, रेडियो सागर, माधो सागर, अजान बांध, ये सभी यहाँ पर प्रमुख है। इस क्षेत्र के अंदर कौन सी सॉइल मिलती है, यानी कौन सी मिट्टी मिलती है, मृदा? तो यहाँ पर आपकी मिलती है जलोढ़ मृदा, यानी एलुवियल सॉइल। अब आप जानते हो जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा आपके फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है आपकी कृषि कार्य यानी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जब कृषि कार्य ज़्यादा होंगे तो फिर लोग वहाँ पर ज़्यादा निवास करेंगे। अब आप देख लो यही वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व है,
सबसे ज़्यादा क्या है, जनघनत्व है, ठीक है ना। जब हमने डिवीजन देखे थे, यानी जब हमने बात करी थी संभागों की, तो हमने देखा था कि जयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, और जयपुर का तो रिकॉर्ड तोड़ जनघनत्व है, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है। जबकि जैसलमेर में कितना है, केवल 17 है, 17 है, केवल 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। और जयपुर में कितने रहते हैं, 595 पीपुल्स, ठीक है ना, लोग रहते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है ना भाई, काम बहुत ज़्यादा है, और अच्छे तरीके से आप जो है यहाँ पर निवास कर सकते हो, बेहतर सुविधाएं हैं, सब बातें हैं। इसलिए ये बाणगंगा का मैदान है जो मैंने आपको बताया है। अब तक हमारा एक जो है पहला सब टॉपिक जो हमारे पूर्वी मैदान की बात कर रहे हैं, इस पूर्वी मैदान के अंदर एक मैदान हमारा कंप्लीट हुआ है, जैसे हम बोलते हैं बनास बाणगंगा का मैदान। बनास के मैदान को 2 भागों में बांटा है, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। और दूसरा जो भाग है वो है बाणगंगा का मैदान, जो कहाँ पर है, जयपुर, दौसा और भरतपुर के अंदर फैला हुआ है। समझ आ गई होगी बात आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ ये फैक्चुअल डेटा है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये स्लाइड ये कह रही है, पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली के पूर्वी भाग में गंगा और यमुना के मैदान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में जलवायु, वनस्पति, मृदा, कृषि आदि की दृष्टि से समरूपता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। पूर्वी मैदान क्षेत्र की विशेषता यह है, इसका विस्तार। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पूर्व में स्थित प्रदेश को पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आप जानते हो, जैसे ये आपका राजस्थान है तो ये आपके अरावली वाला क्षेत्र, और ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। इसके पूर्व में, यानी ये वाला भाग होगा ना इसके पूर्व में, तो ये वाला एरिया आपके ईस्टर्न प्लेन रीजन कहलाता है। ये प्रदेश नदियों के द्वारा निर्मित है, बिल्कुल यहाँ पर नदियों के द्वारा निर्मित है, इसी कारण इसे नदी निर्मित बेसिन या नदी निर्मित प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है ना। द एरिया फॉर्मेशन बाय दी रिवर्स, ये इसे बोलते हैं, नदी निर्मित बेसिन भी इसे कहते हैं, या नदी निर्मित प्रदेश इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरी मैदान की बात हुई। आगे बढ़ते हैं। देखो कौन कौन से जिले के अंदर फैला हुआ है ये भी देख लो। ये आपके मुख्य रूप से धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, कोटा हो गया, चित्तौड़ हो गया, जयपुर हो गया, दौसा हो गया, भरतपुर हो गया, टोंक हो गया, भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया। इन सभी जिलों के अंदर आपके जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करें, यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% एरिया कवर करता है, और राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना 39% एरिया कवर करता है। इसी कारण यह राजस्थान का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक भाग है, ठीक है ना, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर सबसे बड़ा भौतिक भाग है ये, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है। जलवायु की बात करें तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु और उप आर्द्र जलवायु मिलती है, क्योंकि जो अरावली से सटे हुए क्षेत्र है वो उप आर्द्र जलवायु में है, जो अरावली से पूर्व की तरफ है वो सभी आर्द्र जलवायु के अंदर शामिल है। क्योंकि यहाँ पर कौन सी वर्षा होती है, आपके जो पुरवैया आती है, यानी पूरब से आने वाली हवाओं को पुरवैया कहते हैं, जो कहाँ से आती है, आपके बंगाल की खाड़ी से आती है। बंगाल की खाड़ी की एक जो शाखा है वो आपके हम बोलते हैं उत्तर के विशाल मैदान की शाखा, जो कि पूरे उत्तर के विशाल मैदान में बारिश कर कर आपके शिवालिक से टकरा कर आपके राजस्थान में एंटर करती है, और अरावली के पूर्वी भाग से टकरा कर पूर्वी राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश करती है। समझ रहे हो बात को आप। तो यहाँ की जो जलवायु है ये आर्द्र और उप आर्द्र प्रकार की है। अगर हम वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 50 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है। कृषि की बात करें तो इस क्षेत्र में गेहूं, व्हीट, सरसों, ठीक है ना, मस्टर्ड, चावल, राइस, गन्ना, शुगर केन आदि उत्पादित किए जाते हैं। सरसों गंगानगर में सबसे ज़्यादा होती थी, ठीक है ना। अभी आपके सरसों जो है अलवर में सबसे ज़्यादा हो रही है। कहाँ पर? अलवर में। एग्रीकल्चर आएगा तो इसकी पूरे आंकड़ों की बात की जाएगी, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना, पूरे आंकड़ों की बात की जाएगी। ये सरसों गंगानगर में जो है सरसों अलवर में सबसे ज़्यादा होती है। अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करो तो इस क्षेत्र के अंदर खनिज भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे अधात्विक खनिज ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर। अधात्विक खनिज का मतलब ऐसे खनिज जिनके अंदर
धातुओं का अंश ज़्यादा होता है वो मिलते हैं। इसके अलावा धात्विक खनिज भी मिलते हैं, जैसे मोरिजा बानोल दौसा के अंदर है, ठीक है ना। मोरिजा बानोल आपके जयपुर में है, नीमला रायसेला आपके दौसा में है। ये वाला एरिया जो है आपके लोहे के लिए फेमस है, ठीक है ना। अब लोहा धात्विक खनिज है तो वो आपके इस क्षेत्र में मिलता है। इसके अलावा अधात्विक खनिज भी मिलता है, जैसे सफ़ेद मार्बल, ये आपके नागौर वाला जो एरिया है उसमें मिलता है। इसके अलावा पीला मार्बल आपके भरतपुर में मिलता है, येलो, ठीक है ना। हरा मार्बल आपके उदयपुर में मिलता है, लाल पत्थर आपके धौलपुर में मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अधात्विक खनिजों से बहुत ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर उच्चावच बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उच्चावच का मतलब है कुछ हाईलैंड्स यहाँ पर होती है, यानी मैंने आपको बताया था बेडलैंड टोपोग्राफी, यानी चंबल नदी क्षेत्र के अंदर आपके बीहड़ बहुत ज़्यादा है, डांग क्षेत्र। तो चंबल नदी बेसिन को छोड़कर बाकी पूरा प्रदेश मैदानी प्रदेश है, ठीक है। इस प्रदेश में चंबल बेसिन के अंदर क्या मिलते हैं, डांग और बीहड़ मिलते हैं। डांग और बीहड़ क्या होते हैं मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि ये वो एरिया है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। और ये अभी जो है, हालांकि अब तो इफेक्ट कम हो गया है, पहले ये जो डाकू लोग थे वहाँ के वो यहीं पर निवास करते थे। पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी आपने, ठीक है ना, जयपुर के ही कलाकार थे उसमें। वो क्या बोलते हैं कि बीहड़ में तो बागी रहते हैं, ठीक है ना, डाकू नहीं रहते, डाकू तो संसद में है। उनका ये बड़ा फेमस है, हालांकि वो तो अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, ठीक है। तो डांग और बीहड़ इस क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अलावा मैंने इस क्षेत्र को छोड़कर, यानी डांग और बीहड़ के क्षेत्र को छोड़ दे तो पूरा का पूरा मैदान क्या है, बिल्कुल प्लेन है, सपाट मैदान है। मिट्टी यहाँ पर दोमट कछारी मिट्टी पाई जाती है, जिसे आप क्या बोलते हो, जलोढ़ मिट्टी बोलते हो, और राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान की क्या, कहीं देख लो, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। अरे बासमंद में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। आगे देखते हैं वनस्पति। अगर हम वनस्पति की बात करें तो देखो, इस क्षेत्र में नीम के पौधा मिलता है, शीशम के पौधे मिलते हैं, साल के वृक्ष मिलते हैं, सागवान भी मिलते हैं, खेजड़ी भी मिलती है, रोहिड़ा भी मिलता है, बबूल भी मिलता है, ठीक है, आदि वनस्पतियाँ मिलती है। यानी इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम देखें तो कौन से वन मिलते हैं, आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन मिलते हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं, मानसूनी वन मिलते हैं, जो कि राजस्थान की कुल वन संपदा के 28% भाग पर फैले हुए हैं। यानी अगर राजस्थान के अंदर 100% वन है तो आपके 28% कौन से वन है, पतझड़ी वन है या मानसूनी वन है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। इन 5 प्रकार के वन मिलते हैं ना आपके राजस्थान में। वनों को 2 प्रकार से हम बांटते हैं, एक तो प्रशासनिक आधार पर वर्गीकृत करते हैं, एक जलवायु के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जो वन जलवायु के आधार पर वर्गीकृत होते हैं, उन वनों के अंदर क्या है, आपको पता है उन वनों में क्या है। उन वनों में आपके सदाबहार बनाते हैं, सागवान बनाते हैं, पतझड़ मानसूनी बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अर्धशुष्क बनाते हैं और मरुद्भिद वनस्पति आती है, उसी का एक पार्ट है ये पतझड़ या मानसूनी वन, जो कि कुल एरिया का कितना, कुल वनों का कितना परसेंट है, 28% है। देखो इसको 3 भागों में बांटा है, चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन और माही नदी बेसिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंबल नदी बेसिन की। किसकी बात करते हैं, चंबल नदी बेसिन की। तो देखो इसको बात करने से पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ चंबल नदी बेसिन को, ठीक है, जिससे क्या हो, हम थोड़ा ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसे समझ पाए। हाँ, समझ रहे हो आप। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं यहाँ पर चंबल नदी बेसिन की बात करते हैं। किसकी, चंबल नदी बेसिन की। तो एक बार आप समझ लो, फिर वो लिखी हुई जो चीज़ है उसको हम आराम से देख लेंगे, क्योंकि लिखी हुई चीज़ अगर मैं सीधा बोलूँगा ना तो आपको थोड़ा सा जो है, जो नए बच्चे हैं, जो एक्सपर्ट हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं वो थोड़ा समझने में उनको कठिनाई होती है। तो एक बार मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो इसका क्षेत्र क्या होगा, चंबल नदी बेसिन का, यानी सीधी सी बात है, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र होगा। कौन सी नदी का, चंबल नदी बेसिन में चंबल नदी का जो आपके प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है ना, चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो इसमें शामिल होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कौन कौन सा क्षेत्र होगा इसमें, इसमें देखो आप, चित्तौड़गढ़ से आपके एंटर करती है ये नदी। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ से, यहाँ से एंटर करती है,
उसके बाद में ये कोटा में बहती है, ठीक है ना। कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, बिल्कुल बनाती है। उसके बाद में ये सवाई माधोपुर में बहती है, कहाँ पर, सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। उसके बाद में ये करौली और धौलपुर में बहती है, कहाँ पर, करौली और धौलपुर में बहती है। यानी इन सभी क्षेत्रों में आपके जो मैदान फैला हुआ है वो चंबल नदी का मैदान फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या खास बातें हैं इस मैदान की। तो इस मैदान की अगर खास बातों के बारे में आप चर्चा करोगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है, चंबल नदी। और चंबल नदी क्या करती है, यहाँ पे आपके गुली इरोजन करती है, यानी यहाँ पर आपके अवनाली का अपर्दन करती है, ठीक है ना, अवनाली का अपर्दन करती है, ठीक है। और इस अवनाली का अपर्दन करने से क्या होता है, दो तरह की भूमि बनती है, एक आप बोलते हो डांग और एक को आप बोलते हो बीहड़, ठीक है ना, डांग और बीहड़। और ये दोनों ही भूमि जो होती है ये भूमि आपके कृषि कार्य के लिए, किसके, कृषि कार्य के लिए उपजाऊ नहीं है। कृषि कार्य के लिए क्या नहीं है, उपजाऊ नहीं है भैया, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको, ये कृषि कार्य के लिए क्या नहीं है, उपजाऊ नहीं है। तो ये हुई आपकी चंबल नदी जिसे आप अवनाली का अपर्दन या डांग या बीहड़ कहते हैं। अवनाली का अपर्दन क्या होता है ये भी समझ लो। मान लो ये कोई नदी है, ठीक है ना, और इस नदी के दोनों तरफ ये मिट्टी वाला एरिया है, ये भी मिट्टी वाला एरिया है और ये नदी बहती है। जब बारिश के दिनों में इसमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो अपने पार्ट को ये चौड़ाई के अंदर बढ़ा देती है और यहाँ तक बहना शुरू कर देती है, ठीक है ना। और जैसे ही वर्षा जाती है तो वापस अपने इस क्षेत्र में बहना शुरू कर देती है, ठीक है, यानी पानी कम हो जाता था तो इस क्षेत्र में बढ़ गई थी तो इस मिट्टी को बहा कर ले गई थी। ये तो सामान्य अपर्दन होता है, ठीक है। अब अवनाली का अपर्दन क्या होता है, मान लिया ये चंबल नदी है और इस चंबल नदी के इस तरफ, यानी इस तरफ आपकी क्या है, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। किसकी चट्टानें हैं, ग्रेनाइट की। और इस तरफ भी क्या है, आपके ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। अब जब बारिश के दिनों में यहाँ पर वर्षा आती है और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस नदी में आने लगता है, अगर ये नदी कोशिश करे कि अपने पार्ट को और चौड़ा कर ले, जैसे आपकी बनास नदी ने किया था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये दोनों, इस नदी के दोनों तरफ क्या है, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। अब ग्रेनाइट की चट्टानों को इतना आसानी से वो काट नहीं सकती, ठीक है ना। अब वो जब काट नहीं सकती ग्रेनाइट की चट्टानों को तो अपने आप को गहरा करती है। क्या करती है, गहरा। यानी जब ये नदी चौड़ाई के अंदर नहीं फैल सकती, यानी अपने पार्ट को ये जो है चौड़ा नहीं कर सकती, तो ये अपने आप को गहरा करना शुरू कर देती है। जब अपने आप को गहरा करना शुरू कर देती है तो इसी को बोलते हैं गुली इरोजन या फिर अवनाली का अपर्दन। क्या बोलते हैं, अवनाली का अपर्दन। बात समझ आ रही है, इसी को बोलते हैं अवनाली का अपर्दन। और इसी से निर्मित होता है आपके डांग और बीहड़ क्षेत्र। यही कारण है कि चंबल नदी जो आपकी बहती है, तो चंबल नदी बहती है तो चंबल नदी के अंदर केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर हमने 4 बांध बना दिए। ऐसी क्या बात हो गई थी कि चंबल नदी पर हमने 4 बांध बनाए। चंबल नदी अवनाली का अपर्दन करती है तो 4 बड़े बांध बना दिए। गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि आपके चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में है और कोटा बैराज जो कि कोटा में है। तो इन पानी वाले क्षेत्रों में, इन बांधों में अथाह पानी का हमने भंडार कर लिया, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ, इस नदी के स्पीड के अंदर थोड़ी सी कमी आ गई, ठीक है ना। क्योंकि जब स्पीड में कमी आ गई तो ये उतनी मात्रा में अवनाली का अपर्दन अब नहीं कर पाती है जितनी मात्रा में पहले करती थी। यह कारण है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर ही हमने कितने बांध बना दिए, 4 बांध बना दिए, ठीक है ना। गंगा नदी भी इससे बड़ी है, गंगा नदी में इससे ज़्यादा पानी है, लेकिन वहाँ तो हमने 4 बांध नहीं बनाए, वहाँ नहीं बनाए हमने 4 बांध। क्यों, वहाँ पर जरूरत नहीं थी। वो अवनाली का अपर्दन नहीं करती है लेकिन चंबल नदी करती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये क्या बना दी, यहाँ पर 4 डैम बना दिए। ये महत्वपूर्ण बात है आपके इस क्षेत्र की। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा, ये चंबल नदी की बात हुई। अब देखो हम डांग और बीहड़ की भी बात करते हैं। देखो बीहड़ का मतलब, एग्जैक्ट मतलब क्या है ये भी समझ लो आप। बीहड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, ये क्या होता है, आपके अत्यधिक कटा फटा क्षेत्र होता है। क्या होता है भाई, अत्यधिक कटा फटा क्षेत्र होता है, ठीक है ना। और ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये सर्वाधिक आपको मिलता है कहाँ पर, बीहड़ धौलपुर में। कहाँ पर मिलता है, धौलपुर में।
ठीक है ना। और कहाँ पर मिलता है, और आपके मिलता है सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। हालांकि पूरे क्षेत्र में मिलता है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा जो डांग होता है, डांग का मतलब क्या होता है ये भी देख लो। जो अनियमित पहाड़ियों का समूह होता है, कौन सा, अनियमित पहाड़ियों का जो समूह होता है, अनियमित पहाड़ियों का समूह, ठीक है। अब ये जो अनियमित पहाड़ियों का समूह है इसे डांग बोलते हैं। और डांग सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि डांग जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा मिलता है आपके करौली में, ठीक है ना। और करौली को क्या बोलते हैं, डांग की रानी बोलते हैं, ये बात पता होगी आपको। करौली को क्या बोलते हैं, डांग की रानी बोलते हैं करौली को। बात समझ आ गई आपको। तो ये है आपकी करौली, इसे बोलते हैं डांग की रानी। अब देखो ये अनियमित पहाड़ियों का समूह कैसे बना, कि मान लो ये एरिया है, इस एरिया में ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इसके चारों तरफ मिट्टी जमी हुई है, इसके चारों तरफ मिट्टी जमी हुई है। जब पानी बहेगा नदी का तो ये मिट्टी तो हट जाएगी और क्या बच जाएगा, केवल ये पहाड़ियाँ बच जाएगी, क्योंकि मिट्टी तो आसानी से कट के दूर चली जाएगी, पहाड़ी इतनी आसानी से थोड़ी कटेगी, ठीक है ना। इसलिए वो पहाड़ी बनी रहेगी अपनी जगह पर, अपनी जगह पर वो पहाड़ी बनी रहेगी ना। इसी को बोलते हैं डांग क्षेत्र, यानी अनियमित पहाड़ियों का समूह है सबसे ज़्यादा करौली में। और करौली को ही क्या बोलते हैं, डांग की रानी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, देखें चंबल नदी बेसिन क्या कहता है। देखो भाई, चंबल नदी बेसिन ये दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। ये मुख्य रूप से चंबल और उसकी सहायक नदियाँ, कौन कौन सी चंबल की सहायक नदी है। ये जो चंबल नदी आती है, आप जानते हो यहाँ पर एक नदी आती है काली सिंध, काली सिंध की सहायक नदी है आहू, ठीक है ना। काली सिंध की सहायक नदी है काली सिंध, आहू और आपके और यहाँ पर एक नदी परवन, ठीक है। और यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है पार्वती, क्या नाम है, पार्वती, ठीक है। यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है आपके बनास नदी, ठीक है ना। यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है सीप नदी, ठीक है ना। यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है मेज नदी, ठीक है ना। घोड़ा पछाड़ नदी, ठीक, मांगली नदी, ये सभी की सभी नदियाँ आपकी चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अब देखो बनास नदी आ गई, काली सिंध आ गई, मध्य प्रदेश से आती है, पार्वती मध्य प्रदेश से आती है, सीप मध्य प्रदेश से आती है, परवन मध्य प्रदेश से आती है, मेज राजस्थान, मांगली राजस्थान, घोड़ा पछाड़ राजस्थान और बनास राजस्थान, ठीक है। यानी काली सिंध एमपी से आती है, सीप एमपी से आती है, पार्वती एमपी से आती है, परवन एमपी से आती है, ठीक है ना। और मेज राजस्थान, मांगली राजस्थान, घोड़ा पछाड़ राजस्थान और बनास राजस्थान, इन सभी नदियों के द्वारा ये बना हुआ मैदान है, ये बेसिन है। देखो कोटा क्षेत्र हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, बूंदी हो गया, ये आदि जिलों में ये भाग फैला हुआ है। इस क्षेत्र का जो ढाल है, ये इंपॉर्टेंट बात है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, क्योंकि मान लो ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ठीक है, यही है ना बात। अब देखो जब ये उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, हम नदी को कैसे देख रहे हैं कि नदी आपकी इस तरह से आ रही है और इस तरफ बह रही है, ठीक है। यानी नदी किधर से आ रही है, दक्षिण पश्चिम से आ रही है, ठीक है। और किधर बह रही है, उत्तर पूर्व की तरफ बह रही है। तो इसका ढाल कैसा हुआ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये हुआ आपका चंबल नदी का बहाव क्षेत्र। यानी पूरे 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 जो आपके चंबल नदी का एरिया है, चंबल का जो बेसिन है, ठीक है ना, उसका बहाव क्षेत्र किधर हुआ, आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हुआ, ठीक है। तो ये हुआ चंबल नदी। कुछ बात आगे चलते हैं। उत्खात भूमि यानी बेडलैंड टोपोग्राफी, चंबल नदी का तीव्र ढाल वाला क्षेत्र जो कि चंबल नदी के द्वारा गहरे गड्ढों से निर्मित है, उसे उत्खात भूमि कहा जाता है, जिसे डांग और बीहड़, ठीक है। चंबल नदी में उत्खात स्थलाकृति बीहड़ और गहरे गड्ढे वाले क्षेत्र को डांग कहते हैं। इरफान खान का प्रसिद्ध संवाद क्या है, डाकू तो संसद में रहते हैं, बीहड़ डांग में तो बागी रहते हैं, ठीक है। हालांकि अभी ये स्वर्गीय हो गए हैं। अब ये जो है ऊपर से ही देख रहे हैं कैसा जो है आपका बॉलीवुड हो गया है, कितना ड्रग एडिक्ट है आपका बॉलीवुड। खादर की बात करें तो खादर देखो, चंबल नदी के द्वारा निर्मित 5 से 80 मीटर गहरे गड्ढों को स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है। राजस्थान का सबसे अधिक बीहड़ और डांग का विस्तार आपके सवाई माधोपुर और करौली जिले में है। बिल्कुल ये चीजें हमने देख ली है, ठीक है। अब देखो
ये बनास बेसिन की बात है जो हमने कर ली है। बनास बेसिन सैक नदियों द्वारा निर्मित है। अजमेर ये इस जिलों में फैला हुआ है। मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है, ये हमने देख लिया है। अब देखते हैं भाई, अब तीसरा हमारे पास बचता है आपके माही नदी का मैदान। कौन सा? माही नदी बेसिन, ठीक है। इस माही नदी बेसिन की भी बात जो है हम कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो आइए हम अब चर्चा करते हैं माही नदी बेसिन की। देखो, माही नदी की बात करें तो सबसे पहले आप जानते हो मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है, ठीक है ना। ये आपका राजस्थान का मैप है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। एमपी से निकलती है और गुजरात में जाती है, यही तो है माही नदी आपके, ठीक है ना। तो देखो माही नदी की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहली बात है, ये इसका क्षेत्र कौन सा है। सीधी सिंपल बात है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है आपके डूंगरपुर, ठीक है, वो है आपके बांसवाड़ा और वो है आपके प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में खुद नदी बहती है, प्रतापगढ़ से जाखम नदी आती है और उदयपुर वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि उदयपुर से एक सोम नदी आती है जो माही नदी में आकर मिलती है। इसका उपनाम क्या है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है इसके उपनाम क्या है। तो इसे आप बोलते हो छप्पन का मैदान। क्या बोलते हो भैया? छप्पन का मैदान। ध्यान रखना, छप्पन की पहाड़ियाँ भी पूछी जा सकती है। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? और इसी का दूसरा नाम है आपके कांठल का मैदान। क्या नाम है? कांठल का मैदान। यानी छप्पन का मैदान कह दो या फिर कांठल का मैदान कह दो, एक ही बात है, ठीक है। कांठल क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है उसी स्थानीय भाषा में कांठा बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये कौन सा मैदान हुआ? आपके कांठल का मैदान हुआ। माही नदी की बात कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है, यानी मृदा, सोइल कौन सी मिलती है यहाँ पर? यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है आपके, उसका नाम क्या है? लाल दोमट मिट्टी मिलती है यहाँ पर। कौन सी? रेड लोमी, लाल दोमट मिट्टी यहाँ पर मिलती है। और इस मिट्टी के अंदर क्या है आपके? मक्का की खेती ज़्यादा होती है। किसकी? मक्का की। और खेती होती है आपकी किसकी? राइस का प्रोडक्शन, यानी चावल की खेती होती है, ठीक है। जो मक्का है इसकी दो किस्में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। एक का नाम है आपके माही धवल, ठीक है, और एक का नाम है आपके माही कंचन। कौन सी? माही धवल और माही कंचन, ठीक है। जो चावल है इसकी एक इम्पोर्टेंट फसल जो है किस्म उगाई जाती है जिसका नाम है माही सुगंधरा। क्या नाम है? माही सुगंधरा। तो मक्का की माही धवल और माही कंचन, और चावल की कौन सी है? माही सुगंधरा है। तो ध्यान रखना, ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम के अंदर पूछी जाती है सीधी सीधी कि माही धवल या माही कंचन किसकी किस्म है? तो मक्का की है। और माही सुगंधरा किसकी है? तो ये चावल की है। बात समझ गए? ये कुछ बेसिक बात थी इसकी। अब देखते हैं, देखिए ये क्या बोलता है। देखो यह प्रदेश, कौन सा प्रदेश? माही नदी बेसिन। माही नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। ओके, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में है। बहुत अच्छी बात है, हमने देख लिया है। छप्पन का मैदान इसी क्षेत्र में है जिसे प्रतापगढ़ बांसवाड़ा कहते हैं। कांठल भी इसी क्षेत्र की विशेषता है। और वागड़ प्रदेश का मतलब क्या है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्यों बोलते हैं वागड़? क्योंकि यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है जिसे आप क्या बोलते हो? वागड़ी भाषा। क्या बोलते हो दोस्त? वागड़ी भाषा बोलते हो, ठीक है। मुख्य नदियाँ कौन सी है यहाँ की? माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, एरन, अनास, एरार और चार। माही नदी तो आप जानते ही हो, इस तरह से ये आपके एमपी से निकली और आपके गुजरात के अंदर एंटर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से एक नदी आती है जिसका नाम है जाखम नदी, ठीक है। और यहाँ पर एक डैम बनाती है जिसका नाम है जाखम डैम। यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है आपके सोम नदी, ठीक है ना, सोम कमलांबा। ये आती है आपके उदयपुर से, ठीक है। और ये तीनों जहाँ पर आकर मिलती है उस क्षेत्र का नाम है नवाटापुरा। क्या नाम है? नवाटापुरा। और नवाटापुरा कहाँ पर है? आपके डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और यहाँ पर आपके आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है, जैसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं माघ पूर्णिमा को, ठीक है ना। कहाँ पर लगता है? वो डूंगरपुर में लगता है, ध्यान रखना। यहाँ पर दो डैम है इस क्षेत्र में, माही नदी बेसिन भी बता रहा हूँ मैं। एक डैम का नाम है जाखम डैम। क्या नाम है? जाखम डैम।
इस जाखम डैम की जो ऊंचाई है वो 81 मीटर है, यानी 81 मीटर की ऊंचाई है जाखम डैम की। जो आपके जो आपके राजस्थान के अंदर ये जो डूंगरपुर में एक डैम है, और इस डैम का नाम है माही बजाज सागर डैम। क्या नाम है? माही बजाज सागर डैम। ये कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा में है। जो जाखम डैम है, इसकी खास बात है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा, यानी हाईएस्ट डैम है, राजस्थान का सबसे ऊंचा डैम है ये, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। दूसरा देखिए, ये आपका जो डैम है इसका नाम क्या है? माही बजाज सागर डैम। और ये कहाँ पर है? ये आपके बांसवाड़ा में है। और इस डैम की खास बात देखिए, ये जो डैम है ये राजस्थान का जो है सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा यानी लॉन्गेस्ट डैम है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग 3160 मीटर के आसपास है, यानी लगभग 3 किलोमीटर लंबा बांध है। यानी माही नदी बेसिन की खास बात यह है कि माही नदी बेसिन में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, जिसे आप बोलते हो जाखम डैम, वो भी यहीं पर है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर है, जहाँ पर सीता माता अभयारण्य है। इसी सीता माता अभयारण्य से जाखम नदी भी निकलती है, एक कर्म मोचनी नदी भी निकलती है। लवकुश वहाँ पर मीठे मतलब जो है पानी के झरने हैं, जो कंटिन्यू पानी वहाँ से निकलता है। दूसरा है माही बजाज सागर डैम, 3160 यानी 3160 मीटर की इसकी क्या है? लंबाई है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना। कौन से नदी पर है? माही नदी पर है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो देखो, राजस्थान के सबसे ऊंचे बांध और सबसे लंबे बांध कहाँ पर है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, जो माही नदी बेसिन के अंदर आता है। प्रमुख नदियाँ कौन सी है? माही नदी की सहायक हो गई जाखम सोम, इसके अलावा एरन हो गया, अनास हो गया, एरा हो गया, चाप हो गया, ये सभी, ईरू हो गया, ये सभी माही की सहायक नदियां हैं। और माही नदी बेसिन की एक खास बात क्या है? वालरा, यानी आदिवासियों के द्वारा जंगलों को काटकर जो दक्षिण राजस्थान में जो खेती की जाती है उसे वालरा बोलते हैं। और वालरा जो है 2 प्रकार की होती है। वालरा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन से? एक का नाम है आपके दजिया और एक का नाम है आपके चिमाता, ठीक है। जो चिमाता है ये आपके पहाड़ी भागों पर की जाती है, ठीक है ना। यानी जो पहाड़ी भाग होते हैं उसके ऊपर की जाने वाली जो आपके स्थानांतरित कृषि होती है उसे चिमाता कहते हैं। और जो मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि है, मैदानी भाग में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे आप दजिया बोलते हो। तो दजिया और चिमाता बहुत महत्वपूर्ण है, और ये माही नदी बेसिन के अंदर की जाने वाली कृषि है, दजिया और चिमाता। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है भाई। तो भाई ये है आपकी जूमिंग कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो आप स्टडी करते हो तब इसके बारे में हम जरूर देखते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं। और झूम एग्रीकल्चर कहाँ बोलते हैं? नागालैंड में बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है? नागालैंड में की जाती है। होती क्या है? एक जगह पे आपके वृक्ष और झाड़ियों को काट दिया जाता है, उसके बाद में वहाँ पर कृषि करते हैं, ठीक है ना। यानी कर्तन यानी काट कर, और दहन यानी जलाकर, इसलिए इसे कर्तन दहन कृषि बोलते हैं। जब 4-5 साल बाद में उस एरिया की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है, उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तो फिर आगे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, फिर आगे शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये जो है आपके प्रोसेस, ये बड़ा ही हार्मफुल है आपके एनवायरनमेंट के लिए। किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए जो है ये सही नहीं है, ठीक है भाई। तो ये हुई आपके माही नदी बेसिन की कुछ खास बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं आगे। देखो, यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित मालवा के पठार का विस्तार माना जाता है, ठीक है। ये अपना अब जो तीसरा पार्ट है वो शुरू हो गया है, जिसे आप बोलते हो क्या? आपके जो हाड़ौती का पठार है उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले एक बार वापस इसको हम देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा है इसमें। तो देखो भाई, हमने देखा है, सबसे पहले हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण पठारों की चर्चा करी है कि राजस्थान के महत्वपूर्ण पठार कौन कौन से हैं, ठीक है। और इन पठारों के बाद में देख, उड़िया का पठार हो गया, आपके आबू का पठार हो गया, आपके काकनबाड़ी का पठार हो गया, क्रास का पठार हो गया, मेसा का पठार हो गया, मानदेसरा का पठार हो गया, लासड़िया का पठार हो गया, ऊपरमाल का पठार हो गया, शाहबाद का पठार हो गया, डग गंगधर का पठार हो गया, गोगुंदा का पठार हो गया, भोराट का पठार हो गया, भोमट का पठार हो गया, मेवल का पठार हो गया,
और पिडमांड का पठार हो गया। इन सब की चर्चा हमने करी है। उसके बाद में हमने देखा कि आपका जो पूर्वी मैदानी भाग है उसका क्या महत्व है। तो देखो पूर्वी मैदानी भाग में हमने देखा टोटल एरिया का कितना परसेंट है 23, जनसंख्या कितनी 39%, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपजाऊ और सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपकी अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला। जिले कितने हैं 10 हैं। निर्माण काल कौन सा है प्लीस्टोसीन काल है। मिट्टी कौन सी है जलोढ़ है। जलवायु कैसी है आर्द्र है। वर्षा कितनी है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद में सिंचाई कुओं और नलकूप से होती है। गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। बनास 6 जिलों के अंदर बहती है। ठीक है ना। बनास और बाणगंगा का मैदान दोनों को अलग कर दिया। बनास का मैदान अलग देखा, बाणगंगा का मैदान अलग देखा। बनास का मैदान 2 भागों में हमने देखा, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। जो मेवाड़ का मैदान है राजसमंद चित्तौड़ भीलवाड़ा में है और जो मालपुरा करौली का मैदान है अजमेर टोंक सवाई माधोपुर में है। बाणगंगा मैदान जयपुर दौसा और भरतपुर में है। जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जम्बुआ रामगढ़ माधो सागर रेडियो सागर अजान बांध ये सभी यहीं पर है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व इसी क्षेत्र में है। ठीक है। 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, नदियों के द्वारा निर्मित है। ठीक है। और जो कृषि है वर्षा रेखा के पूर्व के अंदर स्थित है। ठीक है ना। 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। खनिज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर उच्चावच बहुत ज़्यादा मिलते हैं। डांग बीहड़ हो गया, दोमट कछारी मिट्टी हो गई। 3 भागों में बांटा है, चंबल का मैदान, बनास का मैदान और माही का मैदान। पतझड़ी मानसून वन मिलते हैं जो कि कुल वनों का कितना परसेंट है लगभग 28% है। चंबल के मैदान की बात करें तो चित्तौड़ कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में फैला हुआ है। चंबल नदी अवनाली का अपर्दन करती है जिससे डांग और बीहड़ बनते हैं। बीहड़ का मतलब अत्यधिक कटा फटा क्षेत्र होता है। सबसे ज़्यादा धौलपुर सवाई माधोपुर में है। डांग का मतलब होता है अनियमित पहाड़ियों का समूह। सबसे ज़्यादा करौली में होता है। करौली को डांग की रानी बोलते हैं। और बनास काली सिंध पार्वती सीप परवन मेज मांगली घोड़ा पछाड़ इन नदियों के द्वारा बनाया गया है। और चंबल नदी का जो एरिया है, जो चंबल नदी का जो मैदान है, इसका जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है। इरफान खान का डायलॉग याद रखिएगा, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो देखी हमने, बेडच मेनाल खारी कोठारी, ये बनास की है। ठीक है। फिर माही का मैदान देखा, डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। उपनाम क्या है, छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान। मृदा कैसी है, लाल दोमट। मक्का की माही धवल, माही कंचन और चावल की माही सुगंधरा यहाँ पर जो है किस में पैदा की जाती है। माही और उसके सहायक नदियों से निर्मित है। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। ठीक है ना। छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान इसे बोलते हैं, आप सब जानते हो। वागड़ का जो क्षेत्र है वो इसके लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध दोनों यहीं पर है, जाखम बांध और माही बजाज सागर डैम। ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर आपकी वालरा कृषि की जाती है, जिसको जूमिंग कृषि है, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरित कृषि है, उसे वालरा बोलते हैं राजस्थान में। जो दक्षिण राजस्थान में ज़्यादा की जाती है उसके 2 भाग हैं, दजिया और चिमाता। चिमाता जो है पहाड़ी भागों में की जाती है और दजिया जो है मैदानी भागों में की जाती है। ठीक है। और इसी तरीके से आपका क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट था बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम क्या था आपके, जो हमने पहला मैप देखा था उस मैप के अंदर मैंने आपको समझाया था पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये बिल्कुल क्या हो गया है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे हाड़ौती का पठार। कौन सा, प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती। तो मेरे प्यारे मित्रों आज के लिए इतना ही है। आप पतंगे उड़ाइए बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं कल। ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा और एग्ज़ाम को भूलिएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्के फुल्के बिल्कुल पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये स्टडी करना। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस चैनल को राजस्थान 360 को जो है बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है डियर्स, ओके। जय हिंद, जय भारत।